नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, दुनिया भर में व्यापार के नियम ना बहुत तेजी से बदल रहे हैं और आज हम डिकोड करने वाले हैं भारत की उस नई और काफी आक्रामक ग्लोबल ट्रेड रणनीति को। तो बिना किसी देरी के आइए सीधा इस दिलचस्प विषय की गहराई में चलते हैं। चलिए देखते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम न्यूजीलैंड के साथ हुए उस ऐतिहासिक ट्रेड डील की बात करेंगे। फिर भारत का जो ये तेजी से विस्तार लेता हुआ एफटीए मैप है उस पर नजर डालेंगे। उसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प तुलना होगी अमेरिका और चीन के साथ। फिर हम समझेंगे ब्रांड इमेज की उस बड़ी चुनौती को जो भारत के सामने है। और आखिर में देखेंगे कि कैसे आप करियर 247 के साथ खुद को अपस्किल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है न्यूजीलैंड व्यापार समझौता। इसे भारत के लिए एक पीढ़ीगत कदम यानी वंस इन अ जनरेशन फ्री मार्केट शिफ्ट कहा जा रहा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20 अरब डॉलर। जी हां, 20 बिलियन डॉलर्स। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। न्यूजीलैंड की तरफ से आने वाला ये भारी भरकम कमिटमेंट हमें क्या बताता है? ये सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि ये हमारी अर्थव्यवस्था में उनके एक गहरे और लॉन्ग टर्म भरोसे का बहुत बड़ा संकेत है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसका हमारे एक्सपोर्ट्स पर क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, जिन भारतीय कपड़ों, चमड़े के सामान या इलेक्ट्रॉनिक्स पर पहले न्यूजीलैंड में 10% तक का तगड़ा टैरिफ लगता था ना, नए अग्रीमेंट के तहत वो सीधा 0% यानी 0% होने वाला है। जरा सोचिए, हमारे निर्यातकों के लिए रातों रात 0% की ये नई सच्चाई कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली है। और ये डील कितनी शानदार है ये इसके बाकी हाइलाइट्स से साफ पता चलता है। सिर्फ 0% टैरिफ ही नहीं, भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए 5000 वीज़ा का एक खास कोटा भी रखा गया है। इसके अलावा अगले 5 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार को 5 अरब डॉलर तक ले जाने का टारगेट है। और सबसे दिलचस्प बात, इस डील के जरिए भारत को फाइव आइज खुफिया गठबंधन वाले एक अहम देश तक बेहतरीन एक्सेस मिल रहा है, जो दोनों ही पक्षों के लिए एक बड़ी जीत है। चलिए अब न्यूजीलैंड से थोड़ा बाहर निकलते हैं और अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं, भारत का बढ़ता एफटीए मैप यानी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की असली बिसात। अगर हम ग्लोबल लेवल पर जूम आउट करके देखें तो भारत काफी स्ट्रैटेजिक मूव्स चल रहा है। इस चार्ट को देखिए, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा एग्रीमेंट 27 में एक्टिव होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया और आसियान के साथ हम पहले ही साइन कर चुके हैं। सऊदी अरब और चिली के साथ बातचीत अभी जारी है। लेकिन हाँ, अमेरिका वाली डील फिलहाल अटकी हुई है। सोर्स के मुताबिक वहां के अदालती फैसलों और ईरान से जुड़े जो तनाव चल रहे हैं, उसकी वजह से ये मामला अभी होल्ड पर है। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये चीज सच में बहुत हैरान करने वाली है। रूस के साथ हमारे व्यापार के आंकड़े देखिए। हम रूस से करीब 60 अरब डॉलर का सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बदले में हमारा एक्सपोर्ट कितना है? सिर्फ 3 से 4 अरब डॉलर। मतलब दोनों के बीच का ये अंतर बहुत बहुत विशाल है। तो यहाँ विश्लेषण में एक बहुत ही वाजिब सवाल उठाया गया है कि इतनी भयंकर व्यापारिक असमानता यानी इतने बड़े ट्रेड गैप के साथ कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आखिर काम कैसे कर सकता है? ये थोड़ा मुश्किल लगता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भविष्य में रूस के साथ अगर कोई भी एफटीए करना है तो शायद उसमें कजाकिस्तान या बेलारूस जैसे पड़ोसी देशों को भी शामिल करना पड़ेगा, तभी जाकर एक बैलेंस बन पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, जो है दुनिया के दो सबसे बड़े दिग्गजों यानी अमेरिका और चीन के ट्रेड मैप से हमारी तुलना। अब यहाँ पे एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट सामने आता है। सोर्स का एनालिसिस कहता है कि भारत तो पूरी दुनिया में अपने एग्रीमेंट्स आक्रामक रूप से फैला रहा है, लेकिन भारत के विपरीत अमेरिका और चीन, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका एफटीए नेटवर्क बहुत ही लिमिटेड और टारगेटेड है। उन्होंने हर जगह अपने एग्रीमेंट्स नहीं फैला रखे हैं। अब ऐसा क्यों है? इसके पीछे का कारण है करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता घाटा। आसान भाषा में कहें तो जब कोई देश बाहर से सामान खरीदता ज्यादा है और बेचता कम है तो उसकी करेंसी पर दबाव पड़ता है। विश्लेषण में साफ चेतावनी दी गई है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का फायदा भारत को तभी मिलेगा जब वो अपने इस घाटे को कम करेगा। चीन का मॉडल एकदम अलग है। वो भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करने पर टिका है, इसलिए उनके वो गिने चुने एग्रीमेंट्स भी उनके लिए अत्यधिक लाभदायक साबित होते हैं। अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर, ब्रांड छवि की चुनौती यानी क्वालिटी और दुनिया भर में भारत का परसेप्शन। ग्लोबल ट्रेड के मैप से अब जरा डोमेस्टिक मोर्चे पर वापस आते हैं। सोर्स की दलील ये है कि कॉर्पोरेट माइंडसेट में एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। एफटीए को सच में कामयाब बनाने के लिए सिर्फ शॉर्ट टर्म मुनाफे के पीछे भागना छोड़ना होगा। इसके बजाय हमें टाटा या रिलायंस जैसी लेगेसी ब्रांड्स बनानी होंगी, जो मेक इन इंडिया के प्राइड और लॉन्ग टर्म क्वालिटी पर टिकी हों।
जैसे हम मेड इन जापान या मेड इन जर्मनी का नाम सुनते ही क्वालिटी पर भरोसा कर लेते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही पहचान भारत को भी बनानी होगी। और ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके साथ जुड़ी है एक बहुत बड़ी पीआर चुनौती। आपने भी देखा होगा कि इंस्टाग्राम या टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कई बार नकारात्मक अभियान चलते हैं। विश्लेषण के मुताबिक हमें इन भारत विरोधी नैरेटिव्स का डटकर मुकाबला करने के लिए एक बहुत बड़े जनसंपर्क अभियान की जरूरत है। हमें दुनिया के सामने एक मजबूत, सकारात्मक और मार्केट रेडी न्यू इंडिया की इमेज पेश करनी ही होगी। इस पूरे एनालिसिस में एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है, जिसे मैं कोट करना चाहूंगा। आत्म आलोचना जरूरी है, लेकिन आत्म आलोचना को आत्मघृणा में नहीं बदलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना? ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए अपनी कमियों को पहचानना ठीक है, लेकिन अपने देश पर गर्व होना, अपने नेशनल प्राइड को बनाए रखना, ये भी एक बहुत ही जरूरी इकोनॉमिक ड्राइवर है।